हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का डे 86। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से भी सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पर बनाया गया। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये कह रहा है कि अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंध। ठीक है फ्रेंड्स, सिंध कहाँ पे पड़ता है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक दादू जिला वहां के सिंध प्रांत में स्थित है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का किला ए कोहना जो मस्जिद है इसका निर्माण शेरशाह ने कराया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कब कराया था फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखेंगे 1541 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दिल्ली का कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था 1192 ईस्वी में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा कथन जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि कुषाणों के पास स्वर्ण का भारी भंडार था जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ एवं रोम से प्राप्त किया था। ये पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, कुषाणों के पास स्वर्ण का काफ़ी ज़्यादा भंडार था। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि जो स्वर्ण सिक्के का प्रारंभ हुआ था कुषाण शासक विम कडफिसेस के काल में हुआ था। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को राइट आंसर पे टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि कनिष्क के समय में भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के का जो कि मुद्राएं थे उनका निर्माण होने लगा था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि जो कुषाणकालीन सिक्के हुए थे वो शुद्धता में काफ़ी उत्कृष्ट थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी कि आईएसआई की स्थापना किसने की थी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स पीसी महालनोबिस ने की थी। ठीक है, कब की थी इसका निर्माण तो आप देख रहे हैं कि दिसंबर 1931 में किया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीसी महालनोबिस का फुल फॉर्म क्या था, इनका पूरा नाम क्या था, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है फ्रेंड्स, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी वो इन्हीं के नाम पर यानी कि इन्हीं के मॉडल पर बनाई गई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जहांगीर महल कहाँ स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स जहांगीर महल जो है वो कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आगरा के किले में ये पड़ता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका निर्माण फ्रेंड्स अकबर ने कराया हुआ था, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं कर रखे हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है फ्रेंड्स इसी तरह की और वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन किस प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन को किस प्रकार के आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया था। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ब्रिटेन द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात तुर्की के खलीफा का पद समाप्त कर किए जाने के विरोध में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में वर्णित किया गया। अगला प्रश्न ये बनता है कि भवानी सागर बांध या फिर निम्नतर भवानी बांध, इसे लोअर भवानी बांध के नाम से भी जाना जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आज के इस वीडियो में मैंने जो भी क्वेश्चंस पिक किया फ्रेंड्स वो रैंडमली पिक किया, यानी कि फ्रेंड्स लाइन से नहीं रखा कि हिस्ट्री लाइन से होगा, बायोलॉजी लाइन से होगा, ऐसे कुछ नहीं क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं फ्रेंड्स
हर क्वेश्चंस को रैंडमली कर दिया हो, यानी कि ज्योग्राफी होगा, आपको मिक्स करके सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, तो बताइएगा फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में ये स्थित है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव के निर्वाचन मंडल होते हैं। बस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य जो होते हैं इसमें भाग लेते, निर्वाचित मंडल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात किसके लिए की जा रही है? उपराष्ट्रपति के लिए। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान किया गया वो किस आर्टिकल में किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 66 के फर्स्ट में ये बात कही गई है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आज ही मैंने आपको वीडियो बताया फ्रेंड्स कि आर्टिकल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थी आपके पेपर में डेफिनेटली वो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन दिया गया वो सही नहीं है आरबीआई के संबंध में? तो बात करते हैं करेक्ट आंसर का। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। 1 रुपए के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। ये पॉइंट गलत है। क्यों गलत है फ्रेंड्स? क्योंकि 1 रुपए के जो नोट होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं और इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, चाहे 1 रुपए का नोट हो चाहे 1 रुपए का सिक्का हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप गेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में हम लोग सूत्रकर्णिका के नाम से जानते हैं। जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में पाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में। देखिए फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की गई थी वो अल्टमैन ने की थी 1886 ईस्वी में। ठीक है, 1886 ईस्वी में। लेकिन इसका नामकरण जो माइटोकॉन्ड्रिया रखा गया था वो बेंडा ने रखा था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा यह बनता है कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मौर्य युग का संबंध इनमें से किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन से है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तरी काले रंग के बर्तन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो मृत भांड थे यानी कि इसके मिट्टी के जो बर्तन उसको मृत भांड भी कहा जाता था। ये मृत भांड फ्रेंड्स 600 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक काफ़ी प्रचलित था और प्रारंभिक इसका जो साक्ष्य मिला था वो 1930 ईस्वी में तक्षशिला में मिला था। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, 1930 में तक्षशिला में इसका प्रथम साक्ष्य पाया गया था। अगला पॉइंट क्या बनता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाया गया फ्रेंड्स कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मानव जो मस्तिष्क का वजन होता है वो करीब करीब कितना होता है? लगभग 1400 यानी कि 1350 के करीब होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1400 ग्राम हम कह सकते हैं, 1400 ग्राम, लगभग में 1400 ग्राम। और ये जो होता है हमारे मानव शरीर का 2% होता है। शरीर के वजन का, कुल वजन का 2% होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिए थे? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा रहा कि सबसे पहले ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान दी जाती थी वो किसने स्टार्ट करी थी? तो सातवाहन शासकों ने स्टार्ट करी थी सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि देने की। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गुरु गोविंद सिंह के बारे में विचार करें। यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि गंगा नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। क्या ये पॉइंट सही है?
ये पॉइंट तो सही है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक अफगान ने की थी और उस अफगान का नाम क्या था, तो वाजिद खान उसका नाम था। ये पॉइंट करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे गलत किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नांदेड़ नामक स्थान ये भी सही था, लेकिन नांदेड़ जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है और महाराष्ट्र में गंगा से कोई संबंध नहीं है, यानी कह सकते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत किया गया, तो इस चीज़ को आप सुधार करेंगे, यहाँ पे गंगा नहीं गोदावरी नदी होगा। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इनकी एक आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, शायद आप ये पहली बार सुन रहे हो, तो याद रखिएगा विचित्र नाटक इन्हीं की आत्मकथाओं में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य का बागडोर संभाली थी, बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। संभाजी के पश्चात मराठा साम्राज्य का जो बागडोर संभाला वो किसने संभाला, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजा राम ने। ठीक है फ्रेंड्स, शिवाजी के पश्चात जो उत्तराधिकारी बने वो संभाजी बने थे और संभाजी के बाद जिसका राज्याभिषेक किया गया वो राजा राम थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि राजा राम गद्दी पे कब बैठे थे या फिर राज्याभिषेक इनका कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, जो आप यहाँ पे राजा राम देख रहे हैं, इन्होंने अपनी एक और दूसरी राजधानी बनाई थी और उस दूसरी राजधानी का नाम क्या था फ्रेंड्स, सत्तारा। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का जो सत्तारा वहाँ पे इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई हुई थी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार आबादी घनत्व के अनुसार राज्यों का श्रेणी यहाँ पर बताना है आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे घनत्व के अकॉर्डिंग आपको सजाना है कि सबसे ज़्यादा घनत्व कौन होगा, सबसे कम घनत्व कौन होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की। सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स बिहार, तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, 1106। सेकंड अगर बात करें, सेकंड नंबर पे अगर हमारे देखें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे पश्चिम बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल की इससे थोड़ी सी कम है और करीब करीब 10 कितना करीब करीब फ्रेंड्स इसका 1028। ठीक है, 1028, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट केरल का आता है और केरल का कितना होता है, तो केरल का इससे थोड़ा सा कम है, करीब 860। ठीक है, हाँ 860 है। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश से इसके जस्ट थोड़ा सा कम 829 आप याद रखेंगे। तो आप इसको सजा सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले आपका बिहार आएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो 1 और 3, 1 और 3 कहाँ पे मिल रहा है, 1 और 3 यहाँ पे मिल रहा है। और उसके बाद फ्रेंड्स 2 और 4, यानी कि ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल करेक्ट है, 1 3 2 4। ऑप्शन बी को आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1924 से 1934। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर बार रिपीट होता रहता है, तो बताइए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होता है वो किसके द्वारा जारी किया था, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी IMF के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, वाशिंगटन DC में। और अगर बात करें इसके वर्तमान में MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और अगर वर्तमान में हम बात करें कि इसकी मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, जो कि एक भारतीय हैं और उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट याद रखेंगे। हम लोगों ने सारे पॉइंट्स तो क्लियर कर लिया। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएं फ्रेंड्स कि IMF की स्थापना कब की गई थी, नीचे कमेंट्स करके आप बताइएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फिर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कथन कौन सा सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ज्योग्राफी का सवाल है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी उपसौर के नाम से जाने जाता है। ये पॉइंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलत किया गया, क्योंकि अधिकतम जो दूरी होती है हम उसको अपसौर के नाम से जानते हैं, ना कि उपसौर के नाम से, तो ये पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि उपसौर की स्थिति में, यानी कि जो उपसौर लिखा गया था यहाँ पे, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा अधिकतम दूरी होता है वो 4 जुलाई को होता है, जिसको हम लोग अपसौर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे। और फिलहाल ये पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि उपसौर स्थिति जो कि 3 जनवरी को होता है, जिसमें पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी होती है वो 14.70 करोड़ होता है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें फ्रेंड, जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था वो क्या था, उसको हम लोग पहले तो यहाँ पे क्लियर करेंगे कि ये आपका अपसौर होगा। ठीक है, अपसौर होगा। साथ ही साथ अगर बात करें फ्रेंड्स ये कब होता है, तो ये आपका होता है 4 जुलाई को। सबसे अधिकतम जो दूरी होती है वो 4
जुलाई को होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसमें जो दूरी होता है फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कौन सा कथन सही था, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन बी को आप टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन मुगल बादशाह खतूबा का प्रारूप परिवर्तन करना चाहता था, परंतु उलेमा के आक्रमण प्रतिरोध के कारण उसे क्रियान्वयन नहीं कर सका? बताए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है फ्रेंड्स कि 2-2 हज़ार व्यूज आते हैं, फिर भी आप लोग का लाइक जो होता है वो 300 पार नहीं हो पाता। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? वीडियो को सिर्फ देखने आते हो, ऐसा बहुत गलत बात है। आप लोग वीडियो को लाइक किया करो, कुछ हमें सपोर्ट किया करो, ताकि वीडियो की रीचिंग कुछ ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, बहादुर शाह प्रथम। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शंस को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा कथन जो होगा वो असत्य है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 18 में संबंध रखता है। अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन में भाग 18 में रखता है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि संशोधन की जो प्रक्रिया का प्रावधान है वो भाग 20 में इंक्लूड किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 20 में। और अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद आप नीचे देख रहे हैं कि संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 में वर्णित किया गया। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 18 जो भाग है वो आपात उपबंध से संबंधित है, न कि संशोधन से। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें असत्य बताना था, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि पीत का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स, जो पीत रस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीत का जो स्राव होता है वो यकृत से होता है और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में जाकर के हो जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सुमेलित करना, यानी कि जनजाति और निवास स्थल से इनको सम्मिलित करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए एक एक करके मैच करते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स, माओरी जो जनजाति है इसका संबंध न्यूजीलैंड से होता है, यानी कि ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। तो ए का 3 कहाँ पे मिल रहा है? ए का 3 के साथ आप मैच कराएं, आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स ए का 3 के साथ मैच हो रहा है। आगे देखते हैं, मसाई जनजाति का संबंध तंजानिया से होता है, तंजानिया अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी का 4 के साथ, तो बी का 4 यहीं पर मिल रहा है। क्लियर। गोंड जनजाति की बात करें तो फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक जो जनजाति है वो गोंड है। ऑप्शन ए होगा, यानी कि सी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। बद्दू जनजाति का संबंध अरब देश से, तो ऑप्शन आप डी का बी के साथ मैच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स असम का। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक एक करके आपको देखना है और कौन किसके साथ सही तरीके से मैच नहीं किया गया आपको बताना है। तो आपका समय खत्म होता है और हमें आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लोकसभा में तथा विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। और ये किस बात में, किस अनुच्छेद में कहा गया? 326, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या कह रहे हैं कि केंद्र द्वारा राज्यों की सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान 275, ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो दिया गया वो 338। यहाँ पे ध्यान दिएगा, यहाँ पे जनजाति आयोग की बात की जा रही, अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग का संबंध 338 के फर्स्ट होना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, 338 का फर्स्ट, जो कि ये पॉइंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहता तो वहाँ पे 338 करेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन डी को भी आप देख लीजिए, मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की जो शक्ति दी गई वो 226 के तहत दी गई है। अगर यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को 32 के अंतर्गत यही बात कही गई है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्लियर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता, अच्छे से समझ लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट में कह रहा है कि कोलकाता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 1861 ईस्वी में ये गठन किया गया था फ्रेंड्स, कलकत्ता, बम्बई और
जो कि मद्रास में, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स विश्वविद्यालय, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, विश्वविद्यालय का जो गठन किया गया था वो किया गया था डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। इन्हीं जो कि क्षेत्र में किया गया था, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी उसके समय में, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, वुड डिस्पैच लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बिल्कुल करेक्ट है, 1854 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, 1854 ईस्वी में। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि अमृतसर की संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अमृतसर की संधि कब हुई थी, आपको पता हुआ, अमृतसर की संधि फ्रेंड्स हुई थी 1809 ईस्वी में, ठीक है, 1809 ईस्वी में, जिसमें मध्यस्थता किसने निभाई थी, चार्ल्स मेटिकॉफ ने। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच ये समझौता हुआ था, अमृतसर की संधि। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी मिलान सही है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन कब पहले आपको सजाना फ्रेंड्स कि पहले कौन सी घटना घटी थी। तो चलिए मैं आपको सजा करके बताता हूँ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहला जो बाहरी आक्रमण था चंगेज खां का, और ये कब था फ्रेंड्स, तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में माना जाता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स सेकंड, यानी कि 2 तो पहले होगा, 2 और 4, 2 आप देखिए यहाँ पे मैच कर, यानी कि सी या फिर डी ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फ्रेंड्स, ये तो 13वीं शताब्दी हो गई, और इसके जस्ट बाद आप तैमूर लंका आक्रमण कह सकते हैं कि 1398 ईस्वी में करीब करीब 14वीं शताब्दी में की थी तैमूर लंका आक्रमण, यानी कि 2 के बाद 4 आएगा, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मैच हो रहे हैं। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था 1739 में हुआ था। यहाँ पे 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, ईरान का नेपोलियन के नाम से ये प्रसिद्ध है नादिर शाह। तो 1739, यानी कि फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 2, 4, 3 और लास्ट में अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था, तो 1748 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, 2, 4, 3, 1, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न ये बनता है कि निःशुल्क वस्तुएं जब बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो तो उनका होता है केवल, आप बताइए क्या होता है। निःशुल्क वस्तुएं जब बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो तो उनका केवल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोग मूल्य होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया किसने लिखी है। यूटोपिया के लेखक कौन है बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टॉमस मोर ने, ठीक है फ्रेंड्स, टॉमस मोर ने लिखी, और ये पुस्तक 1516 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। और ये किससे संबंधित है, तो इस पुस्तक का संबंध से पूर्ण समाज का चित्रण इस पुस्तक में किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज जो तार बनाई जाती है वो किनका मिश्रण होता है बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स टीन और सीसा का मिश्र धातु से बनता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, यानी फ्रेंड्स जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कौन कौन शामिल होता है ये आपको बताना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स कृषि और संबंधित गतिविधियों को इसमें शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि इसके अंतर्गत शामिल होता है। और वहीं पर हम बात करें कि द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तो द्वितीय क्षेत्र का संबंध इसके जस्ट विपरीत होता है, यानी फिर इसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, विनिर्माण से ये संबंधित होता है। अगर थर्ड सेक्टर के बारे में बात करें तो तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स व्यापार, यातायात, वित्त, जो कि पर्यटन, लोक प्रशासन, सूचना आदि कई प्रकार के इसमें शामिल किए जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, किसके द्वारा ये दिया गया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, JM किन्स, ठीक है फ्रेंड्स, किन्स ने द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि शुद्ध जल को अपद्रव्यों यानी कि अशुद्धताओं से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है। शुद्ध जल से अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में इसको आसवन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको डेस्टिलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है, बजट को किस नाम से जाना जाता है ये आप बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स वार्षिक वित्त स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में इसके बारे में बात की गई है कि प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के सामने सरकार एक वित्त वर्ष के अनुमानित प्राप्तियों
और व्यय का विवरण पेश करती है, जिसे फ्रेंड्स वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, वार्षिक वित्त स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है, यानी कि कार्बन क्रेडिट शब्द जो है वो किससे संबंध रखता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण की रक्षा। इसका सीधा मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करना कार्बन क्रेडिट के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। बताइए फ्रेंड्स, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में हमारे भारतीय देश में पांच क्षेत्रीय परिषद बांटे गए। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से 5 क्षेत्रीय परिषद बांटे गए, जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका जो अध्यक्षता किया जाता है वो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर का याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। मृदा अपवर्तन को किस तरीके से रोका जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन रोपण के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, अधिक से अधिक मात्रा में वनों को लगा करके मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। साथ ही साथ प्रकार के और भी कई प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें कि बांध बना करके ही रोका जा सकता है मृदा अपवर्तन को। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो वन रोपण। ठीक है, वन को अधिक मात्रा में लगाने से मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट में क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी फ्रेंड्स नगर और समीपवर्ती नदी के बारे में आपको बताना है, कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया वैतुल। वैतुल पड़ता कहाँ पे, तो वैतुल जो पड़ता है ये एमपी में एक जगह। ठीक है फ्रेंड्स, एमपी में एक शहर है और ये कहाँ पे स्थित होता है, तो ताप्ती नदी के किनारे, यानी कि कह सकते हैं कि ए का 4 होना चाहिए। तो ए का 4 या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर कहाँ पे, तो जगदलपुर पड़ता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है, तो ये कह सकते हैं कि बी का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। तो देखिए अभी भी बी का फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, यानी कि बी ऑफ सी अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। जबलपुर कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है और ये नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है, यानी कि सी का 2 होना चाहिए। तो बस क्लियर हो गया, सी का 2 यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में देखने को मिलता है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा, तो शिप्रा नदी के किनारे बसा, डी का 3। तो डी का 3 आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृत भक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, मृतक भक्षी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा जो अभ्यारण्य है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम लोग टॉप स्लिप के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया जा चुका है, इसी को कहा जाता है टॉप स्लिप। अब नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य ये है जो कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप ऑप्शंस में एजी टॉन्सले को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे बात की जा रही है डीप इकोलॉजी यानी कि गहन पारिस्थितिकी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और मैंने आपको इकोलॉजी वाले जो वीडियो बनाए थे, 2 वीडियो मैंने आपको कंप्लीट कराया था, पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछता, आप नीचे मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि डीप इकोलॉजी शब्द जो इन्होंने दिया था अर्नेस्ट नेज ने, ये कब दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है, जब हम आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। अगर आपने हमारी पीरियोडिक टेबल को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को देख लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स घटता है। ठीक है, याद रखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता का जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है कि घटता है। अगला प्रश्न में क्या बनता है देखिए, बेसिलस कालमेट-ग्यूरिन जिसको आप बीसीजी के नाम से जानते हैं, बीसीजी वैक्सीन, निम्न में से किस रोग के रोकथाम के लिए यह टीका दिया जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स क्षय रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि सेलुलोज किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है। बताइए फ्रेंड्स, सेलुलोज जो होता है वो किस प्रकार के पोषक का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
डाइकोट तने में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सी परत मौजूद होती है? एक बार मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, थोड़ा अलग तरीके से कराया था, लेकिन मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ फ्रेंड्स कि आपको पता है कि जो पेड़ का वलय होता है, वलय को गिन करके ये हम लोग पता करते हैं कि कौन सा जो वृक्ष है वो कितना वर्ष पुराना है, इसी वलय को गिन करना पता लगाया जाता है। तो जो ये कैम्बियन होता है, ये दो वलयों के बीच जो ये बनता है फ्रेंड्स, इसी के वजह से बनता है, कैम्बियन की वजह से। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि ताप के र्यूमेर स्केल ऊपर की निर्धारित बिंदु कितनी होती है? र्यूमर स्केल के बारे में आपको बताना है कि सबसे जो ऊपरी इसकी बिंदु होती है वो क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि र्यूमर स्केल जो होता है वो किस टाइप का होता है। जिस तरह से आपको पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में किस तरह से होता है। अगर सेल्सियस टेम्परेचर में बात करें तो सेल्सियस अगर पैमाने में एक तो 0 डिग्री होता है और ऊपर में 100 डिग्री होता है, ये 100 भागों में बांटा गया होता है। ठीक है, उसी तरह से फ़ारेनहाइट के बारे में बात करें तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है फ्रेंड्स कि सबसे न्यूनतम जो बिंदु होता है, यानी कि जहाँ पे ये जमता है वो 32 डिग्री पे, और अगर जो उबलता है फ्रेंड्स वो कितना होता है 212 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेम टू सेम उसी तरह से होता है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में होता है फ्रेंड्स 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक, ये 80 भागों में बांटा गया होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री, उच्चतम बिंदु 80 डिग्री, न्यूनतम बिंदु 0 डिग्री। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है? बताइए। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक लीगेसी ऑफ लर्निंग का लेखक कौन है? अगर आप हमारे वीकली और मंथली करंट अफेयर्स से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे वीकली और मंथली करंट अफेयर्स को जरूर देखें फ्रेंड्स। अब 2 से 3 दिन में आपको मई के पूरे महीने के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिसमें जितने भी महीने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुई है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा 1 से 2 दिन में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लीगेसी ऑफ लर्निंग क्या है? राइट आंसर होगा सविता छाबड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनकी ये पुस्तक है और काफ़ी अच्छी पुस्तक थी, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये बनता है कि रेलवे ने किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश में पहला सरकारी संयंत्र की स्थापना की थी? और ये काफ़ी चर्चा में भी था, मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भुवनेश्वर में। क्लियर फ्रेंड्स? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको स्थापित किया गया था और ये कितने करोड़ लागत से बनी है? तो 1.79 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया, जिसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि इसमें प्लास्टिक और ई कचरा सहित प्रतिदिन 500 केजी कचरा निपटान किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल 50 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बनता है कि फ्रेंड्स आपको इस क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताना है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सभी को लाइक करना है यार, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।